वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सेल्स परफॉर्मेंस ट्रैकर को हम एक्सेल में कैसे बिल्ड कर सकते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इसका डेमो दिया था और मैंने बताया था कि सेल्स परफॉर्मेंस ट्रैकर से आप किस तरह जो है वो कम्युलेटिव रिपोर्ट निकाल सकते हो, मंथली रिपोर्ट जो है वो फाइंड कर सकते हो और आप इसको चार्ट के साथ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So, no more delays. Let's get started with our sales performance tracker. तो उसके लिए मैंने एक न्यू शीट क्रिएट कर ली है जहां पे हम अपना सेल्स परफॉर्मेंस ट्रैकर बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें वो रॉ डाटा चाहिए जिसकी हेल्प से हम सेल्स परफॉर्मेंस ट्रैकर को बिल्ड करेंगे। तो रॉ डाटा हमारे पास उसी सेल्स परफॉर्मेंस ट्रैकर से हम ले लेते हैं और मैं आपको बता भी देता हूं कि उस डाटा की डिटेल क्या है। तो दोस्तों ये मैंने वो रॉ डाटा ले लिया है जिसकी हेल्प से हम सेल्स परफॉर्मेंस ट्रैकर बनाएंगे। अब इसमें नेम ऑफ एम्प्लॉयज दिए गए हैं और उनका मंथ वाइज टारगेट है और अचीवमेंट का जो ये एरिया है वो दोस्तों हमारे पास टारगेट है और उसके बाद जो हमारे पास ये वाला एरिया है वो हमारे पास अचीवमेंट बताता है, यानी कि हम इसको एक्चुअल भी कह सकते हैं, टारगेट और एक्चुअल। यहाँ पे हम एक्चुअल लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस डाटा में नेम ऑफ एम्प्लॉयज दिए गए हैं, मंथ वाइज उनकी सेल्स दी गई है और एंड वाली रो ऑल स्टाफ में इन सेल्स का सम दिया गया है दोस्तों। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इसको हम पिवट टेबल से भी बना सकते हैं और भी बहुत से फंक्शंस होंगे जिसकी मदद से हम ये ट्रैकर बना सकते हैं, लेकिन हमने ऑफसेट के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने आपको ऑफसेट फंक्शन का बेसिक से एडवांस यूज बताया। आज उस सीरीज की लास्ट वीडियो है जिसमें ऑफसेट के हम तमाम फीचर्स यूज करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूला को। सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है किसके लिए कि हम किसी भी एम्प्लॉय की मंथली सेल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम चाहें कि जमान की हमें मंथली सेल्स मालूम हो तो वो भी आ जाए और किस मंथ के अगेंस्ट हो वो भी हमें पता चल जाए, और हम ये भी देखना चाहते हैं कि कम्युलेटिव रिपोर्ट क्या है, कम्युलेटिव सम कितना हुआ है जमान का, जिस मंथ के अगेंस्ट हम चाहेंगे वो भी हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मंथली प्रोग्रेस एंड कॉमुलेटिव प्रोग्रेस, क्योंकि टू टाइप्स के हमने फॉर्मूला अप्लाई करने हैं इसलिए हम यहाँ पे ये दोनों नेम लिख देंगे ताकि हम इन्हीं में फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। अब मंथली प्रोग्रेस के लिए हम यहाँ पे पहले लिखेंगे टारगेट, क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है ना कि किस किस क्या हमारा टारगेट था और कितना हमने एक्चुअल किया। अब यहाँ पे हमें मंथली प्रोग्रेस के लिए पहला फॉर्मूला अप्लाई करना है और वो होगा ऑफसेट दोस्तों। लेकिन हमने इसको एक परफॉर्मेंस ट्रैकर भी तो बनाना है, तो उसके लिए मैं एक और शीट को क्रिएट करूंगा और इस शीट को मैं नाम दे दूंगा ट्रैकर का। ठीक है दोस्तों, अब डिजाइनिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, जिस तरह की आप डिजाइनिंग रखना चाहते हो उस तरह की आप डिजाइनिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं वही डिजाइनिंग अप्लाई करूंगा जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाई थी। सेल्स परफॉर्मेंस ट्रैकर 3 रोज को मैंने जो है वो मर्ज किया और एन तक मैंने यहाँ पे सेल्स परफॉर्मेंस ट्रैकर लिख दिया। यहाँ पे हम इस एरिया को मर्ज कर देंगे, यानी कि बी सी डी 3 कॉलम को मैंने मर्ज किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टाफ नेम और नीचे अब एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने क्रिएट करनी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कहाँ से करेंगे, क्योंकि हमने हमारा जो भी डाटा है वो इस शीट में पाया जाता है, तो इसी से हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करना है। नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखना चाहते हैं तो ये नेम होने चाहिए हमारे पास। तो उसके लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे दोस्तों। ट्रैकर में वापस आ जाते हैं। ड्रॉप डाउन के लिए हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और डाटा में जाएंगे। डाटा में जाने के बाद हम यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। डाटा टैब में जाने के बाद हम डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लिस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। और अगर आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हैं कि हम डाटा वैलिडेशन कैसे अप्लाई करते हैं, लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहां से भी ये सीख सकते हैं। आज हमारा फोकस है सेल्स परफॉर्मेंस ट्रैकर, तो हम सेल्स परफॉर्मेंस ट्रैकर ऑफसेट फंक्शन की मदद से बनाएंगे। लिस्ट क्रिएट करने के लिए डाटा वैलिडेशन को ओपन किया और यहाँ पे हमने अलाउ में लिस्ट को सिलेक्ट किया और सोर्स में हम आ गए दोस्तों। हमारे पास ये वो नेम है, एम्प्लॉय लिस्ट है जो हम ड्रॉप डाउन में शो करवाना चाहते हैं। तो उधर से हमने वो तमाम एरिया सेलेक्ट कर लिया, यानी कि B3 टू B15 तक जो हमारा स्टाफ नेम मौजूद है। ओके क्लिक करेंगे तो अब देखिएगा कि जो भी हमारा स्टाफ था वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब हमें स्टाफ नेम के साथ साथ मंथ्स भी मालूम करने हैं। हम इसी तरह के 2 बॉक्सेस बनाएंगे जिसमें मंथ नेम आएगा दोस्तों।
तो ये हम इस तरह से क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे हम भी 3 कॉलम को मर्ज किया, मंथ लिखा और अब यहाँ पे हम मंथ्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। वही प्रोसीजर है, डाटा टैब में जाएंगे, उसके बाद डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद हम यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और लिस्ट के बाद हम यहाँ पे वो सोर्स दे देंगे जहाँ पे हमारे पास मंथ्स मौजूद हैं। अगर आप इधर मंथ्स लिख दें खुद से तो भी वो आ जाएगा, लेकिन हम इसको लिंक कर देते हैं हमारे इस रेफरेंस के साथ और हम यहाँ पे मंथ्स का रेफरेंस दे देंगे। ओके क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि जो जो मंथ्स आपने लिखे थे वो मंथ्स हमें यहाँ पे शो होने लग गए हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने फॉर्मूला की तरफ। पहला फॉर्मूला हमने लगाना है मंथली प्रोग्रेस के लिए टारगेट पे, यानी कि किसी भी एम्प्लॉय का टारगेट कितना था मंथली बेसिस पे और उसने एक्चुअल कितना जो है वो अचीव किया। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऑफसेट फंक्शन को एक्टिव करेंगे और ऑफसेट फंक्शन की पहले डेफिनेशन के बारे में हम जानते हैं। दरअसल ऑफसेट फंक्शन एक्सेल का एक डायनामिक रेफरेंस फंक्शन है। ये किसी गिवन सेल से आपको रोज और कॉलम्स के हिसाब से एक नए सेल या रेंज का रेफरेंस दे देता है, यानी कि ये हमें रेफरेंस देगा और हमें बताएगा कि जो रेफरेंस आपने सिलेक्ट किया या जो नंबर्स आपने मुझे दिए रोज और कॉलम में, उसमें उस सेल में कौन सी वैल्यू पाई जाती है दोस्तों। तो अब रेफरेंस देंगे हम, रेफरेंस यानी कि इसलिए देंगे हम कि हम उसे ये बताएंगे कि यहां से हमारी वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए। तो रेफरेंस के लिए ये सेल सिलेक्ट कर देंगे। अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो भी बेहतर है। कि नेक्स्ट पैरामीटर रोज की हम बात, अगर हमने ये ट्रैकर किसी और शीट में क्रिएट ना किया होता और हमने इसको ड्रॉप डाउन से इंटरेक्टिव ना बनाना होता, फिर तो हम रो का नंबर दे देते कि इस इंप्लॉय का हमें रेफरेंस बता दो। लेकिन यहाँ पे हम बार बार इंप्लॉयज चेंज करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से, तो इसलिए हम यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज करेंगे। रोज पैरामीटर में हम पहला मैच फंक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं और हमने कौन सी वैल्यू को फाइंड करना है जो कि ट्रैकर में हमारी मौजूद है, स्टाफ नेम हिना को, और हिना का रेफरेंस नंबर है यहाँ पे B7। इसको हम लॉक कर देंगे और उसके बाद हमने ये फाइंड कहाँ से करनी है, हमने फाइंड करनी है यहाँ से। यहाँ से फाइंड करेंगे हम यहाँ तक दोस्तों। इसको भी हम F4 से लॉक कर देंगे। अब ये हमें वो नंबर बता देगा रो का कि जहां हिना मौजूद होगी उस रो का नंबर हमें मालूम हो जाएगा और उसकी मदद से हम अपनी वो वैल्यू देख सकते हैं जो भी वैल्यू हम देखना चाहते हैं। पहला हमने मैच फंक्शन को अप्लाई किया और मैच टाइप हमने यहाँ पे 0 दे दिया। 0 से ब्रैकेट बंद कर देंगे, एक दफा और कोमा प्रेस करेंगे। अब हम इसके पैरामीटर कॉलम्स में आ जाएंगे कि हमें किस कॉलम का डाटा देखना है, रोज और कॉलम। अब कॉलम की हम बात करते हैं तो यहाँ भी कॉलम हम ड्रॉप डाउन की मदद से ही देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम एक मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे। मैच फंक्शन को अप्लाई करने के लिए मैच फंक्शन को एक्टिव किया, फिर हम ट्रैकर में गए और उस मंथ का हमने रेफरेंस दे के उसको लॉक कर दिया। जैसे हमने उसको लॉक किया तो हमारा सेकंड पैरामीटर लुकअप एरे जो कि मैच फंक्शन का पैरामीटर है, उसके बाद हमारी लुकअप एरे है यहाँ पे मौजूद। यहाँ पे हम इसको दिसंबर 2024 तक जो है वो लॉक कर देंगे। F4 से लॉक किया, कॉमा प्रेस किया, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट बंद की, एक दफा फिर ब्रैकेट बंद करेंगे हम ऑफसेट फंक्शन की मदद से और यहाँ पे जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा पहला फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है दोस्तों। ऑफसेट फंक्शन एक्टिव किया, उसके बाद 2 दफा मैच फंक्शन अप्लाई किया और हमने हिना का टारगेट जो है वो मई के हिसाब से देख लिया। ये मंथली टारगेट था। अब आप चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए हम हिना ये इम्प्लाई है और इनकी जो मई की सेल है वो ये हमारे पास शो हो रही है और बिल्कुल ये मैच कर रही है क्योंकि हमने मैच फंक्शन की मदद से ऑफसेट का यूज किया। अब हम बढ़ते हैं कि एक्चुअल कितनी थी, उसने कितना अचीव किया। टारगेट तो हिना का मंथ मई में 13886 था, बट उसने अचीव कितना किया वो भी हम देखने के लिए फिर एक दफा से ऑफसेट फंक्शन का ही यूज करेंगे, लेकिन बिल्कुल इस तरह। लेकिन यहाँ पे हम रेफरेंस जो है वो ऑफसेट में वो कुछ और देंगे। ऑफसेट को एक्टिव किया और रेफरेंस पहले हमने टारगेट देखना था और जहां पे हम रेफरेंस अप्लाई करते हैं, मैंने बार बार आपको बताया हर वीडियो में ऑफसेट फंक्शन के बारे में बताया कि जो आप रेफरेंस अप्लाई करते हैं यानी कि वो एक ऐसे ही होता है कि जैसे कि आप एक चौक पे खड़े हैं और उसके बाद आप आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हो, ऊपर की तरफ भी जा सकते हो, नीचे की तरफ भी जा सकते हो। अब क्योंकि हमारा जो अचीवमेंट है, हमारा जो एक्चुअल नंबर है वो यहाँ पे मौजूद है जहां पे मैंने अब रेफरेंस को सिलेक्ट किया। इससे आगे हमारे पास वो स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए हमने रेफरेंस दिया N2 को कि भाई ऑफसेट आपने अब कॉलम्स इस तरफ से ढूंढने हैं। हमने इधर से रेफरेंस को लॉक कर दिया, कॉमा प्रेस किया और रोज में वही हम मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे और लुकअप वैल्यू में हम फिर से ट्रैकर वाली शीट में जाएंगे और यहां से उस स्टाफ को सिलेक्ट कर देंगे और लॉक भी F4 से हम कर देंगे। कोमा प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी उस पहली शीट में आ जाएंगे रॉ डाटा वाली में और यहां से हम, क्योंकि रोज है, रोज तो जिस नंबर से भी हो
हमारा जो रेफरेंस है उससे नीचे वाले से रोज स्टार्ट हो रही हैं, तो इसलिए हमने रोज को वहीं से सिलेक्ट किया जहां से एम्प्लॉय नेम मौजूद है मैच करने के लिए। F4 से हमने इसको लॉक कर दिया, कोमा प्रेस किया और जीरो के साथ मैच फंक्शन को हमने अप्लाई कर दिया। ऑफसेट के थर्ड पैरामीटर की हम बात करते हैं कॉलम्स, और कॉलम्स हमने वो चाहिए जो एक्चुअल में हम देखना चाहते हैं, यानी कि इसने हम इस एम्प्लॉय ने कितनी अचीवमेंट की है। तो उसके लिए फिर हम एक दफा मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे और हमारे पास जो लुकअप वैल्यू होगी दोस्तों वो ट्रैकर में मौजूद है, वो है ये। F4 से हमने इसको लॉक कर दिया। F4 से लॉक करने के बाद कोमा प्रेस करेंगे और फिर से हम यहां से, अब ये याद रखिएगा कि हमने एक्चुअल मालूम जब करनी है, अचीवमेंट मालूम करनी है, तो हमने वही मंथ जो है वो सिलेक्ट करना है। उसी रेफरेंस को हमने सिलेक्ट किया, उसी सेल्स के जो रेंज थी उसको हमने सिलेक्ट किया, F4 से लॉक कर दिया और यहां पे हमने जीरो प्रेस कर दिया। और एक दफा फिर ब्रैकेट बंद करेंगे तो ऑफसेट फंक्शन भी अप्लाई हो जाएगा, और एंटर प्रेस करने से हमें पता चल जाएगा कि हिना की सेल तो थी कितनी और अचीव उसने किया कितना। ये देखिए हिना की जो मई की सेल थी वो ये थी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो देखने में। ये थी, और हिना ने जो अचीव किया मंथ मई में वो है ये। ठीक है दोस्तों, ये दो हमने ऑफसेट फंक्शन यूज कर लिए। ये था मंथली प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि हमने तो इसको सम नहीं किया ना, तो अब हमें कम्युलेटिव प्रोग्रेस भी चाहिए। हम ये देखना चाहते हैं कि जैन टू में हिना की क्या प्रोग्रेस रही, किस मंथ में उसने ज्यादा अचीवमेंट की, किस में उसने कम अपने टारगेट को अचीव किया। उसको देखने के लिए हम कम्युलेटिव रिपोर्ट भी बनाएंगे। तो उसके लिए फिर हम ऑफसेट फंक्शन एक्टिव करेंगे, और ऑफसेट फंक्शन के से पहले हम यहाँ पे सम फंक्शन अप्लाई करेंगे दोस्तों। सम फंक्शन को हमने एक्टिव किया और उसके बाद हमने ऑफसेट का फंक्शन एक्टिव कर दिया। अब हमारी बारी है, वही बिल्कुल उसी तरह ही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे, रेफरेंस देने के बाद हम इसको लॉग कर देंगे F4 से, कोमा प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम मैच फंक्शन अप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पे अपनी लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ट्रैकर वाली शीट में F4 से लॉग कर देंगे और लुकअप रेंज हम अपनी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस के नीचे से हम अपना रेफरेंस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो रेफरेंस नंबर होता है ऑफसेट में वो जीरो वैल्यू को लाता है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो 1 2 3 4 5 स्टार्ट हो जाएगा रोज के लिए, और अगर आप इसके राइट साइड की तरफ जाएंगे तो वो 1 2 3 4 5 6 कॉलम के लिए स्टार्ट हो जाएगा। F4 से हमने इसको लॉक किया और एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो अप्लाई कर दिया। और अब बारी है यहाँ पे एक और आपको कॉन्सेप्ट देने की। यहाँ कॉलम पे हम मैच फंक्शन अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये जो कॉमुलेटिव रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, हमने उसको सम करना है। हमारे पास जितने भी कॉलम्स आएंगे हमने उसको सम करना है, तो इसलिए हमने सबसे पहले 1 प्रेस करना है कॉलम के लिए, कि जो हमारी रोज जहां पे हमारा रेफरेंस आ जाए उससे नेक्स्ट कॉलम जो है वो आना चाहिए। और उसके बाद हम इसकी हाइट पे बात करेंगे कि हाइट कितनी होनी चाहिए। हाइट भी दोस्तों इसकी 1 रो की होनी चाहिए, यानी कि अगर मैं इधर से इम्प्लाई ले रहा हूँ हिना, तो हिना से ऊपर वाला डाटा नहीं आना चाहिए, यानी कि हिना से पहले जो बिलाल, सना, अहमद, अली, जैन और जमान लिखे हुए हैं वहां पे ये डाटा नहीं आना चाहिए। अगर हम इसको जीरो कर देते हैं या हम कोई नंबर और दे देते हैं तो फिर वो तमाम नंबर को सम कर देगा। तो इसलिए हमें हाइट को भी यहाँ पे फिक्स करना है, और वो करना है 1, यानी कि जो आप रिजल्ट्स लेके आ रहे हो उसके बस एक ही इंप्लाई का हमें पता चले, जो पैरामीटर हमने वहां पे सिलेक्ट किया है मैच फंक्शन की मदद से। उसके बाद हम अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ में हम एक नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें दोस्तों वो तमाम नंबर चाहिए कि जिस नंबर तक हमें लेकर जाना है। क्योंकि हम यहाँ पे विड्थ की बात कर रहे हैं ना, कॉलम्स की बात कर रहे हैं। जनवरी पहला कॉलम है, फरवरी दूसरा कॉलम है, मार्च तीसरा कॉलम है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे कि अगर मई में आए तो जाहिर सी बात है जब मई में मैच फंक्शन लगेगा और मई की पोजीशन इस वक्त है हमारे पास 5वें नंबर पे, 5वें कॉलम में हमारे पास मई की पोजीशन है, तो और वो जो 5 मंथ्स की सेल होगी उसको सम कर देगा। तो यहाँ पे हम एक दफा फिर मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे। मैच फंक्शन को अप्लाई करने के लिए वही हमारे पास कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी हम टारगेट वाले डाटा में है, तो हम अपने मैच को यहाँ से लुकअप वैल्यू देंगे, F4 से लॉक करेंगे, कोमा प्रेस करेंगे, शीट 1 में आ जाएंगे और यहाँ से हम ये इस डाटा को सिलेक्ट कर देंगे। ये रेंज जब हमने सिलेक्ट कर दी, F4 से हमने लॉक की, जीरो से प्रेस किया, और अब हमारे पास इसकी कम्युलेटिव रिपोर्ट आ जाएगी दोस्तों इस तरह से। मैंने एक ब्रैकेट कम
प्रेस की थी तो एक्सेल ने मुझे कहा भाई एक और लगे, क्योंकि सम भी अप्लाई कर रहे हो, ऑफसेट भी अप्लाई कर रहे हो और मैच फंक्शन भी अप्लाई कर रहे हो, इसलिए 3 दफा ब्रैकेट हमें बंद करना होगी। अब दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा से बताता हूं। अगर हम यहाँ पे सम को खत्म कर देते हैं, यानी कि हम सम का यूज नहीं कर रहे, ऑफसेट और मैच फंक्शन को ही हमने अप्लाई किया और कॉलम में हमने एक लिखा और हमने इसकी विड्थ में भी एक लिखा, और हमने इसकी हाइट में भी एक लिखा और विड्थ में हमने लिखा मैच फंक्शन। तो उस अगर हम इस तरह सम नहीं करते तो देखिए हमारा आंसर क्या आता है। अगर हम इसको इस तरह कर देते हैं तो दोस्तों मई की जो सेल थी वो सारी हमारे पास आ गई, और हमें चाहिए भी ये, हमें तो कॉमुलेटिव रिपोर्ट लेकर आना चाहिए। और जैसे ही मैं इधर मंथ चेंज करूंगा ट्रैकर में, मई की बजाय कोई और मंथ लिख देता हूं, मैं फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर कर देता हूं, तो ये देखिएगा हमारे पास अक्टूबर तक की सेल्स आ जाएंगी दोस्तों। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सम कर दिया कि अब जो भी हमारा आंसर आया वो इसको सम कर दे, तो इसलिए ऑफसेट से पहले हमने सम फंक्शन को अप्लाई किया और एक दफा ब्रैकेट, 3 दफा ब्रैकेट है और एंटर प्रेस कर देंगे। अब जो हमारा आंसर आया होगा वो उसको सम कर देगा दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हमने एक ही कॉलम लिया। तो अगर आपको अभी भी ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो एक अलग से वीडियो सम ऑफसेट और मैच फंक्शन के कॉम्बिनेशन की मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें बहुत वाजे जो है वो इस कॉन्सेप्ट को बताया गया है। उसके बाद हमने ये कम्युलेटिव टारगेट तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमें अपना कम्युलेटिव एक्चुअल भी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी हम इसी तरह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस रेफरेंसेस को चेंज कर देंगे। सबसे पहले हम सम फंक्शन अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम ऑफसेट फंक्शन को एक्टिव करेंगे, उसके बाद हम रेफरेंस देंगे। रेफरेंस हमने अब क्योंकि हम एक्चुअल की बात कर रहे हैं तो हमने ये वाला रेफरेंस देना है। F4 से हमने इसको लॉक किया। लॉक करने के बाद हम यहाँ पे कोमा प्रेस करेंगे और रो की जगह मैच फंक्शन एक्टिव कर देंगे। उसी तरह ही हम अपने एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करेंगे और दोबारा अपने रॉ डाटा में आएंगे और यहाँ से हम लुकअप रेंज दे देंगे। लुकअप रेंज देने के बाद F4 से लॉक किया, 0 प्रेस किया और एक दफा 1 कॉलम के लिए, एक दफा 1 हाइट के लिए, और यहाँ पे हम मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे मंथ्स के लिए। अब यहाँ पे हमने अपनी लुकअप वैल्यू लेनी है ये वाली। F4 से लॉक किया, उसके बाद शीट 1 में आ जाएंगे और यहाँ से हम इसको इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद लॉक कर देंगे, 0 प्रेस करेंगे, एक दफा हो गया मैच फंक्शन बंद, फिर हो गया ऑफसेट फंक्शन और फिर हो गया सम फंक्शन एंड। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास कम्युलेटिव एक्चुअल और हमारे पास कम्युलेटिव अचीवमेंट भी इम्प्लाइज की आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमने इसको ग्राफ्स में कैसे लेकर आना है। यानी जाहिर सी बात है हमें नंबर्स भी चाहिए और हम अपने और हमें यहाँ पे नंबर्स भी चाहिए और हमने इनको ग्राफ में भी लेकर आना है। तो हमें इनके नंबर्स भी चाहिए और हमें इनका रेशियो भी चाहिए, परसेंटेज भी चाहिए कि किसी एम्प्लॉय ने कितना जो है वो अचीव किया। तो उसके लिए दोस्तों अब यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला तो ये है कि हम इनको डिवाइड कर दें और रेशियो मालूम कर लें। लेकिन कुछ सिचुएशंस इस तरह भी हो सकती है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने जैन में अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया बट फेब में उसने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया और उससे भी ज्यादा किया, तो जनवरी और फरवरी का जो गैप होगा उसको भी तो कैलकुलेट करना है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी का टारगेट कम हो और उसकी एक्चुअल सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा हो तो वो हो जाता है 100+ परसेंटेज पे। तो इस एरर से बचने के लिए हम यहाँ पे मिनिमम का फंक्शन यूज करेंगे। वो इसलिए कि अगर कोई नंबर, अगर किसी की प्रोग्रेस 100% से भी ज्यादा है तो वो 100 पे ही रहे, क्योंकि 100% से जब प्रोग्रेस ले जाएगी तो थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये क्या है कि किसी ने 150% अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया। तो इसलिए हम इसको मिनिमम 100% पे रखेंगे और इसलिए हमने मिनिमम फॉर्मूला को अप्लाई किया। मिनिमम में अब हम अपना पहला नंबर सेलेक्ट करेंगे, अपना एक्चुअल कि कितना अचीव किया किसी एम्प्लॉय ने, और उसके बाद हम नंबर 2 देंगे और हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे अपने टारगेट से, और उसके बाद कोमा प्रेस करने के बाद हम 1 अप्लाई करेंगे, भाई 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसकी रेशो आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पे हम इसका फॉर्मेट जो है वो परसेंटेज कर देते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं परसेंटेज। यहाँ पे हमने परसेंटेज लिख दिया और हमारे पास 64% जो है वो इस एम्प्लॉय ने अचीव किया था। उसके बाद हम इसी तरह ही फॉर्मूला फिर से मिनिमम अप्लाई करेंगे और नंबर 1 में हम अपना एक्चुअल देंगे और उसको डिवाइड करना है हमने अपने
टारगेट से और एक और कॉमा प्रेस करने के बाद हम 1 लिख देंगे ताकि 100 से अबव ना जाए प्रोग्रेस। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए मंथली प्रोग्रेस में तो उनकी प्रोग्रेस 64 है, बट कम्युलेटिव की अगर हम बात करें तो वो 85 तक पहुंच चुके हैं, कि कहीं इन्होंने अपने टारगेट से ज्यादा भी किसी मंथ में अचीव किया है। लेकिन जब अगर वो इधर बात आएगी कि अगर किसी ने किसी मंथ में ज्यादा अचीव किया है तो वो 100 प्लस नहीं जाएगा, यानी कि ये नहीं लिखा आएगा कि 120% इन्होंने अचीव किया, नहीं, वो 100 में ही रहेगा और कॉमुलेटिव रिपोर्ट में वो ऐड हो जाएगा दोस्तों। अब ये नंबर हमारे पास आ गए, अब बारी है इनके डिफरेंस की और हमें ग्राफ्स में किस तरह कन्वर्ट करना है। अब हम ये सारी फॉर्मेटिंग है हमारे पास। अब आप इसका किसी तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं क्योंकि आपने फॉर्मूलाज अप्लाई कर लिए और आपको पता चल गया कि ये नंबर्स किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग जो मैंने खुद से डिजाइन की है वो यही है, और मैं हमें आपको यही कहूंगा कि प्लीज मेरी फॉर्मेटिंग में ना जाइएगा, क्योंकि मेरे बॉस हमेशा मुझे ये कहते हैं कि भाई रिजवान, तेरी फॉर्मेटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, कलर स्कीम तुम्हें चूज करना नहीं आती, तो इसलिए जो आपको अपनी कंपनी के रिलेटेड या आपको जो कलर पसंद हो आप वो अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से अप्लाई किया। तो ये फॉर्मेटिंग मैंने की कि मंथली टारगेट के लिए मैंने फिर 4 कॉलम्स को मर्ज किया और 2 रोज को मर्ज किया, और यहाँ पे मैंने मंथली प्रोग्रेस लिख दिया। यहाँ पे मैं टारगेट लिखूंगा अब, और मंथली टारगेट में जो अचीवमेंट की वो, उसके बाद कम्युलेटिव प्रोग्रेस के बारे में भी मैं लिखूंगा। तो ये बहुत सिंपल है, इसको मैं इक्वल प्रेस करूंगा और इन सेल्स के साथ लिंक कर दूंगा कि यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो मुझे वहां पे शो होना चाहिए। F4 से लॉक किया और यहाँ पे मैंने वो नंबर ले आया, इसको लिंक किया, और अचीवमेंट में भी इक्वल प्रेस करूंगा और जो रिजल्ट इधर पाया जाता है F4 से लॉक करने के बाद वो हमें यहाँ पे शो हो जाए दोस्तों। अब कम्युलेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो कम्युलेटिव के लिए भी हम उसी तरह ही प्रोसेस करेंगे कि हमारा टारगेट हमें ये वाला मिले और हमारा अचीवमेंट जो है वो हमें ये वाला मिले। ठीक है दोस्तों, ये हमने अप्लाई कर दिया, ये अब टेबल बन के आ गया। अब आप देखिएगा इसकी प्रेजेंटेशन के क्या, जैसे ही मैं नेम चेंज करता हूं तो वो उसके रिजल्ट्स भी चेंज हो जाएंगे दोस्तों। अगर मैं इधर से मंथ चेंज करूंगा तो हर एम्प्लॉय का उस मंथ के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, और अगर मैं ओवरऑल देखना चाहूँ कि हम ओवरऑल दिसंबर में कहाँ तक पहुंच चुके हैं तो वो भी हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि नंबर ज्यादा है तो यहाँ पे हम इसलिए इसको ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया। ठीक है दोस्तों, ऑल स्टाफ का रिजल्ट हमारे पास नीचे कम्युलेटिव सम होके भी आ रहा है और उसका ऊपर मंथली प्रोग्रेस भी हमें मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं कि हम यहाँ पे चार्ट्स कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए फिर हम शीट 1 में आ जाएंगे। जो हमारे पास ये परसेंटेज दी गई है इसकी मदद से हमने चार्ट्स क्रिएट करने हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं कोई ऐसी प्रोग्रेस ले लेता हूँ किसी मंथ की जो कि हमें समझने में आसानी हो। चले ये वाली ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैंने उधर से एम्प्लॉय का नेम चेंज किया तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे हम एक डिफरेंस का नया सेल क्रिएट करते हैं और जो हमारे पास डिफरेंस होगा वो हमें यहाँ से, हमने इसको -1 माइनस किया हमने अपने उस रेशियो वाली वैल्यू से, ताकि 100 कंप्लीट करने के लिए जो डिफरेंस है वो हमें मिल जाए, इसलिए हमने इक्वल टू 1 माइनस सेल रेफरेंस दे दिया। और इसी तरह ही हमने कम्युलेटिव प्रोग्रेस में भी किया। अब ये दो वैल्यू हैं जिसकी मदद से हम अपने चार्ट्स बनाएंगे। जब हमारे पास ये दो वैल्यूज हो तो हमें इससे डूनट चार्ट से बेहतर कोई चार्ट भी नजर नहीं आता। तो यहाँ पे हम एक डोनट चार्ट क्रिएट करेंगे, बड़ा सिंपल चार्ट है। अब आप इसकी फॉर्मेटिंग देखिएगा कि यहाँ से सबसे पहले मैं इसके टाइटल को डिलीट कर दूंगा और नीचे हम इस एक्सेस को भी डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे डोनट चार्ट की डिजाइनिंग मैंने खुद से क्रिएट की है, आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक भी क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक जो हमारा प्रोग्रेस वाला एरिया था उसको सिलेक्ट किया। राइट क्लिक करने के बाद मैं फॉर्मेट डेटा पॉइंट में आया और फिर मैं यहाँ पे इसको फिल कर दिया। जो कलर हमने मंथली सेल्स के लिए सिलेक्ट किया हुआ है वो है यहाँ से ये वाला, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। और इसके बाद बॉर्डर्स की बारी आती है। बॉर्डर्स में भी मैंने सॉलिड लाइन रखी और वही कलर दिया जो मैंने इसका बार को कलर दिया। और इसके बाद मैं इसकी जो लाइन है, लाइन विड्थ जो है कंपाउंड टाइप को, इसको चेंज कर दूंगा, फ्लैट की बजाय राउंड कर दूंगा और इसको 1.5 की बजाय हम कर देते हैं 4 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ से इसको इस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हो इसकी।
उसके बाद हम डिफरेंस की बात करते हैं, जो हमारे पास चार्ट में डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कोई भी बॉर्डर क्रिएट नहीं करना, बॉर्डर में हमें कलर नहीं चाहिए। नो लाइन कर देंगे और यहाँ पे हम इसका जो फिल है उसको भी लाइट सा कलर दे देंगे, ताकि हम ये वाला कलर अप्लाई कर देंगे, ताकि डिफरेंस हमें शो हो सके। और इसके बाद हम इसका फॉर्मेट का जो पूरे चार्ट का जो बैकग्राउंड है उसको भी रिमूव कर देंगे और उसकी आउटलाइन भी हम डिलीट कर देंगे, यानी कि रिमूव कर देंगे। इधर से कंट्रोल एक्स प्रेस किया सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसका साइज जो है वो हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट रिसाइज और यहाँ पे हम इसको अपनी मर्जी से रिसाइज कर सकते हैं। ये हमें मंथली प्रोग्रेस बताएगा। सॉरी, हमने जो मंथली प्रोग्रेस के लिए कलर दिया था वो कुछ और है, और वो कलर है ये वाला दोस्तों। अब यहाँ पे मैं कलर इसका फिर से चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझा था कि ये कम्युलेटिव का कलर है। यहाँ पे हम इसका मंथली कलर ये वाला, ये कलर आप खुद भी सेट कर सकते हो कि मंथली प्रोग्रेस के लिए कौन सा कलर होना चाहिए और कम्युलेटिव प्रोग्रेस के लिए कौन सा कलर होना चाहिए। असल बात थी कि आपको ऑफसेट फंक्शन अप्लाई करना आ जाए, और जब हमें ऑफसेट फंक्शन अप्लाई करने आ जाए तो फिर ये फॉर्मेटिंग तो बहुत इजी है, और आप सब जानते हैं कि आपको कौन सा कलर इसमें यूज करना है और कौन सा कलर यूज करना नहीं है। मंथली प्रोग्रेस का हमने चार्ट भी क्रिएट कर लिया। अब इसी तरह ही हम इसी प्रोसेस को कॉपी करेंगे और हम एक और चार्ट क्रिएट करेंगे जो कि होगा कॉमुलेटिव रिपोर्ट के लिए। दोबारा से इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम डू नॉट चार्ट क्रिएट करेंगे। चार्ट टाइटल को डिलीट कर देंगे, नीचे जो नंबर्स आ रहे हैं उसको भी डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे हमारा जो प्रोग्रेस वाला एरिया है, अचीवमेंट वाला एरिया है, उस पे हम फिल कर देंगे इसको वो वाला कलर जो हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। ये कलर हम इसको अप्लाई कर देंगे, और बॉर्डर में भी हम अप्लाई करेंगे ये कलर, और यहाँ पे हम इसका जो विड्थ है लाइन की उसको इंक्रीज कर देते हैं, और यहाँ से हम इसका कैप टाइप भी चेंज कर राउंड में हम इसकी कैप ले लेते हैं, और जो हमारे पास डिफरेंस वाला एरिया है उसको एक दफा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हम इसका कलर ये वाला कर देंगे, और यहाँ पे हम इसकी आउटलाइन नहीं लेंगे, और फिर हम इसको यहाँ से शेप जो है वो फिल नहीं करेंगे, और शेप आउटलाइन भी हमें नहीं चाहिए। अब जब हम इस चार्ट को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब बारी है कि हमने इनके अंदर परसेंटेज भी लेकर आनी है कि क्या क्या परसेंटेज है। तो उसके लिए सिंपल हम एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। ये है कम्युलेटिव रिपोर्ट के लिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद फार्मूला में बार में जाएंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, और फार्मूला बार से हम कम्युलेटिव की जो हमारे पास प्रोग्रेस आ रही है F4 के साथ उसको लॉक करके एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी। और अब हम इसकी फॉर्मेटिंग खुद से भी कर सकते हैं। इसका साइज जो है वो हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, और इधर से हम इसका टेक्स्ट टाइप भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको इसके मिडिल में अलाइन कर देंगे। इधर से इसकी शेप फॉर्मेटिंग में जाएंगे, और शेप फिल नहीं चाहिए हमें, शेप आउटलाइन भी हमें नहीं चाहिए। यहाँ से हम इस शेप को एक दफ़ा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और अपनी मंथली रिपोर्ट्स के लिए ले जाएंगे। मंथली रिपोर्ट्स में हम आने के बाद ये जो हमने इसको लिंक किया था कम्युलेटिव में, अब हम इसको मंथली में सिलेक्ट कर देंगे। F4 प्रेस करेंगे और हम यहाँ पे इसको कर देंगे, और इसकी फॉर्मेटिंग ले लेते हैं हम। फॉर्मेटिंग कॉपी के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इस तरह फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेंगे। ये हो गया दोस्तों हमारा चार्ट। ठीक हो गया। अब हम जैसे ही यहाँ पे कोई नेम चेंज करेंगे तो आप देखिएगा तमाम की तमाम प्रोग्रेस भी चेंज हो जाएगी। ये डमी डाटा है किसी भी कंपनी का। आप खुद अपनी जब एक्चुअल डाटा अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट जो है वो एक्चुअल दिखाई देंगे, लेकिन प्रोसेस यही होगा, बट डाटा उसमें आपकी कंपनी का होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें मैंने ये मंथली तो हमें बता रहा है, लेकिन अगर हमारी डिमांड हो कि नहीं यार, अगर ये दो चीजें तो आ रही हैं, साथ में पूरा चार्ट भी आना चाहिए कि किस चार्ट में किस मंथ में
क्या क्या उसके टारगेट को अचीव किया, कितना उसमें लॉस में गया, क्या क्या प्रोग्रेस रही, मंथ वाइज भी आना चाहिए नीचे। अगर जुलाई है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक भी डिटेल हमारे पास आनी चाहिए। उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम इसको दिसंबर सेलेक्ट करते हैं कि ताकि हमारे पास दिसंबर तक का डाटा आ जाए। और फिर हम क्या करेंगे, एक शीट हम लेंगे, हम अपनी उस शीट में आएंगे और यहाँ पे एक ब्लैंक सेल में कम्युलेटिव का एक्चुअल प्रोग्रेस हम ले रहे हैं। हम यहाँ पे एक्चुअल प्रोग्रेस पे हम बनाएंगे चार्ट। सबसे पहले हम इधर से एक्चुअल का जो फॉर्मूला है उसको कॉपी कर लेंगे एज इट इज। F2 से हमने इसको एडिट किया और कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद हमने इस फॉर्मूला को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और जब हमने ये पेस्ट कर दिया तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमने सम नहीं करना, हमें तमाम विड्थ की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से सम को उड़ा देंगे। जैसे ही हम सम को उड़ाएंगे दोस्तों तो देखिएगा हमारे पास जितने भी मंथ सेलेक्ट किए गए हैं उनकी रिपोर्ट आ चुकी है दोस्तों। अब एक दफा फिर हम जाएंगे, ये हमने लिया था उसका एक्चुअल जितना उसने अचीव किया। उसके बाद हम कम्युलेटिव में टारगेट वाले फॉर्मूला को भी कॉपी कर लेंगे। हम F2 से इसको एडिट करेंगे और कंट्रोल ए और कंट्रोल सी करने के बाद हम इसको कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे जब हम इसको पेस्ट करेंगे तो फिर हम यहाँ से सम फंक्शन को रिमूव कर देंगे। अब हमें सम नहीं चाहिए, हमें तो हर मंथ का डाटा आना चाहिए। अब जब हमने ये दो फॉर्मूला अप्लाई कर लिए, पहले रो में हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था कम्युलेटिव प्रोग्रेस के लिए, यानी कि एक्चुअल हमारी प्रोग्रेस क्या थी, और सेकंड रो में हमने अप्लाई किया था कम्युलेटिव टारगेट के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हम मंथ वाइज नहीं बना रहे, हम कम्युलेटिव की रिपोर्ट बना रहे हैं। अगर मंथ वाइज भी बनाना है तो आप चार्ट एक और क्रिएट कर सकते हैं। अब ये हमें मंथ तो बता रहा है, यानी कि उसकी रिपोर्ट्स तो दे रहा है, लेकिन ऊपर मंथ शो नहीं हो रहे कि ये कौन से मंथ का है, जनवरी का है, फरवरी का है, मार्च का है, कौन सा है। तो क्योंकि हमारे पास फर्स्ट मंथ है तो इसका मतलब यही है कि ये जनवरी का है, क्योंकि हम दिसंबर तक पीछे डाटा ट्रैकर में हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे हम इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे कि अगर कम्युलेटिव प्रोग्रेस ग्रेटर देन 1 हो तो यहाँ पे मंथ्स का नेम आना चाहिए। तो ग्रेटर देन लिखेंगे हम, यहाँ पे 1 लिखेंगे, और सेल रेफरेंस दे रहे हैं तो हमें यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अगर यहाँ पे 1 से ग्रेटर देन वैल्यू नहीं है, यानी कि उसका टारगेट और अचीवमेंट नहीं है, तो मंथ्स का नेम नहीं आना चाहिए, ब्लैंक ही आ जाए। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास मंथ्स आ जाएगा। कंट्रोल 1 से हम अब इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम मंथ्स के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे हम अब इसको हम राइट साइड पे ड्रैग कर देंगे। जैसे ही अगर इसमें वैल्यू 1 से कम होगी, यानी कि जीरो वैल्यू होगी, तो वो मंथ्स भी ऊपर से गायब हो जाएगा। वो कैसे होगा, जैसे कि ये दिसंबर था अभी और मैंने यहाँ पे अब सिलेक्ट किया जुलाई, तो देखिएगा यहाँ पे मेरे पास जुलाई तक का कैलेंडर बन के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हम चार्ट बनाने के लिए कर रहे हैं। अब फिर हम वापस आते हैं ट्रैकर में और पूरा डाटा सेलेक्ट करना है, तो इसलिए यहाँ पे दिसंबर सेलेक्ट करेंगे। दिसंबर सेलेक्ट करने के बाद शीट 1 में आ जाएंगे और यहाँ पे हम एक सिंपल बार चार्ट जो है वो क्रिएट कर लेंगे। सारे डाटा को सिलेक्ट किया, डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हम चार्ट्स में आए और यहाँ पे हमने ये पहला चार्ट 2D कॉलम जो है वो कॉलम चार्ट जो है वो हमने क्रिएट कर लिया। और जो एक्स्ट्रा एक्सिस हैं जो हमें नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर देंगे। ग्रिड लाइन भी हम इसकी रिमूव कर देंगे। अब ये चार्ट भी हमें बता रहा है कि कॉमुलेटिव प्रोग्रेस कितनी हुई और टारगेट कितना था। जो हमारे पास ये वाले बार्स हैं ये हमें बता रही हैं हमारे चार्ट की प्रोग्रेस, और हमारे पास जो ऑरेंज कलर में बार्स हैं वो हमें बता रही हैं टारगेट। टारगेट कितना था, अचीव कितना किया। अब बारी है इसकी फॉर्मेटिंग की, ताकि हम इसको प्रेजेंटेबल बना सके। सबसे पहले हमने अपने टारगेट वाली बार्स को सिलेक्ट करना है और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और हम अपने फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको नो फिल कर देंगे। नो फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बॉर्डर लाइन हम क्रिएट करेंगे। इसको हम बॉर्डर दे देते हैं, ये वाला बॉर्डर के बाद, और इसकी हम बॉर्डर की विड्थ जो है वो बढ़ा देते हैं, 5 कर देते हैं। बॉर्डर की विड्थ के बढ़ाने के बाद हम अब हमने सेलेक्ट करनी है अपनी कम्युलेटिव प्रोग्रेस वाली बार्स। कम्युलेटिव प्रोग्रेस बार्स को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमने इसके बॉर्डर लाइन को रिमूव करना है। बॉर्डर हमने कोई भी नहीं रखना, फिल में आ जाएंगे और फिल में हम यहाँ पे इसको सॉलिड फिल
ये दे देंगे। अब कलर थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाएँगे, वो डार्क है, ये लाइट है। अब हमने इसी को सिलेक्ट करना है और इसके सीरीज़ वाले ऑप्शन में जाके इसको ओवरलैप सीरीज़ कर देंगे 100%। जैसे ही हम 100% ओवरलैप करेंगे, तो ये देखिए एक चार्ट कितना खूबसूरत बन के आ गया और हमें ये पता चल रहा है कि टारगेट कितना था और किसी ने अचीव कितना किया। कम्युलेटिव प्रोग्रेस अगर कहीं कम है, तो वो भी बता रही है और कम्युलेटिव टारगेट अगर ज़्यादा है, तो वो भी बता रहा है। और यहाँ से हम इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, अपने ट्रैकर वाली शीट में आएँगे और हम इसको नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसकी मज़ीद फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं। क्योंकि अब ये सब मंथ्स का हमें बता रहा है। इसका साइज हम थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देते हैं। साइज इंक्रीज़ किया हमने और अब आप देखिएगा जैसे ही आप मंथ्स चेंज करेंगे तो उसी मंथ्स का रिज़ल्ट आएगा जो आपने सेलेक्ट किया होगा। फॉर्मेट में आएँगे और शेप का कलर हमें नहीं चाहिए तो इसलिए हम इसका कलर जो है वो रिमूव कर देंगे। शेप आउटलाइन भी जो है हम इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने बार चार्ट भी अपना अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद और फॉर्मेटिंग करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इस नेम को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप कलर दे दें ये वाला और उसके बाद आप इसका ये भी फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो और हम यहाँ पे इसको इस तरह भी ड्रैग कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया। अभी देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसमें अब हमने कलर जो है वो ऐड करने हैं। फिल कर देते हैं कलर ताकि मोर अट्रैक्टिव हो सके। उस डाटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे ये लाइट ग्रे कलर अप्लाई कर दिया चार्ट की फीड। सो चार्ट को यहाँ पे हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसका साइज थोड़ा सा हम कम कर देते हैं ताकि स्क्रीन एक ही शीट में हमें शो हो सके। ये हमें तमाम मंथ्स की डिटेल दे रहा है। जब मैं आपको इसका डैशबोर्ड व्यू दिखाऊंगा तो उस वक्त देखिएगा कि आपको स्क्रीन में शो होगा। अब हमने यहाँ पे अगस्त सेलेक्ट किया तो नीचे देखिएगा अगस्त तक की डिटेल हमारे पास आ चुकी है दोस्तों। ये तमाम काम हमने ऑफसेट फंक्शन की मदद से किया। अब जितनी फॉर्मेटिंग आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ भी कलर अप्लाई कर देते हैं ये कलर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हम थिक बॉर्डर अप्लाई करना चाहें आउटसाइड थिक बॉर्डर तो वो भी हम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा सेल्स परफॉर्मेंस ट्रैकर रेडी हो चुका है दोस्तों। अब हम इसका डैशबोर्ड व्यू देखते हैं कि ये कितना खूबसूरत और अट्रैक्टिव हमें लग रहा है। ग्रिड लाइन भी रिमूव कर दी, फॉर्मूला बार भी रिमूव कर दिया और हेडिंग भी जो है वो हमने हाइड कर दी। अब ये सेल्स परफॉर्मेंस ट्रैकर हमारे पास बनकर आ चुका है। मंथ्स के हिसाब से हम इसकी अपनी डिटेल देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम किसी एम्प्लॉय का नेम चेंज करेंगे तो वो भी हमारे पास आ जाएगा दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सेल्स परफॉर्मेंस ट्रैकर क्रिएट करना सिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपका कोई इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन हो ऑफसेट फंक्शन को लेकर या फॉर्मेटिंग को लेकर तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपने अभी तक एक्सेल 101 को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली एक्सेल 101 को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाना हम सीख सकें। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।